वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी की क्विज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि वकालत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है AIVE AIVE ऑल इंडियन बार एजुकेशन, यानी एग्ज़ाम जो होता है जो इसका एग्ज़ाम जो होता है AIVE, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हैं, वो ही रखे गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, यानी कि एक वीडियो 45 टॉपिक क्लियर, यानी 45 जो क्वेश्चन है ये आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे। ये मैंने 2 पार्ट में वीडियो को डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में मैं आपके लिए 21 दिखाऊंगा और बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तो दूसरी पार्ट का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे जाकर उसे वॉच कर लेना। ठीक है फ्रेंड। और मैं इससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस पर लॉ की इंपॉर्टेंट, रेलवे, यानी बहुत सारे तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहते हैं। और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इन चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस धारा के तहत परिवाद को, यानी जो परिवाद है ये वाला परिवाद को खारिज किया जा सकता है। यानी दंड संहिता प्रक्रिया, ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, यानी कि अब ये आपको एक सन याद रखनी होगी। ये दंड संहिता प्रक्रिया कौन सी है, ये सन ये आपको याद रखनी है 1973 है। तो किस धारा के तहत में इसे खारिज किया जा सकता है। यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धारा 202, धारा 203, धारा 304, धारा 400 यानी 205। तो यहाँ पे इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना होगा। और मैं वीडियो राइट आंसर बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इनमें से, यानी जो ABCD, किसी भी क्वेश्चन में आपको जोन सा आंसर राइट लग रहा है वो एक बार अपने मन में यानी बोल के और एक बार यानी सोच के बोल देना एक बार कि A हो सकता है, B हो सकता है, C या D। क्योंकि अगर आप ऐसे करके बोलेंगे ना तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने क्या सोच के A बताया और आंसर B निकला, क्या सोच के मैंने B बताया आंसर C निकला। और अगर आपने C बताया है और यही आंसर है तो फिर आपको ये याद रहेगा कि ये, यानी कि अब ये आपको हमेशा याद हो गया अगर आपने C बताया, क्योंकि तुक्का मारने से हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए एक बार तुक्का जरूर लगाना, हर क्वेश्चन में एक बार जरूर बोल के देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि यानी आप कितनी कितनी सोच सकते हैं। तो चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखी हैं, रुको, हाँ, ये जो 4 ऑप्शन दे रखी हैं ABCD, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, धारा 203 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा को इसे खारिज किया जा सकता है धारा 203 के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता। न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या चीज़ नहीं आती, न्यायाधीश नहीं आता, मजिस्ट्रेट नहीं आता, या मध्यस्थ नहीं आता, या साक्ष्य साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति नहीं आता। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपने सोच लिया होगा क्या हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है C, यानी कि मध्यस्थ इसके न्यायालय के शब्द के अंतर्गत नहीं आता। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाँ, ये हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़ा वो रिलोड हो गया था ये यानी कि स्क्रीन घूम गई थी। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य की उपधारणा, अब ये यानी तथ्य की उपधारणा, यानी कि इसके अधीन तथ्य की उपधारणा, इससे आगे क्या आता है वो आपको बताना है। यहाँ पे ए दे रखा है, तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्राकृतिक प्रकृति की विधि पर आधारित है। यानी जो तर्क है वो मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक यानी प्रकृति की विधि पर आधारित है। या नंबर बी दे रखा है, विधि के प्रावधान पर आधारित है। नंबर सी दे रखा है, वह होती है, यानी कि तथ्य की अवधारणा वह होती है जिसकी न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता। और डी दे रखा है, यानी कि तथ्य की अवधारणा वह होती है कि स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। इसकी अवधारणा जो है, इनमें से ऑप्शन बताना आपको, ये यानी एक लिए परिभाषा दे रखी है तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो मैं इसमें से बता देता हूँ, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए है, तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है।
तो आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे कहता है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह का वर्णन किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, कौन सी धारा में राजद्रोह, राजद्रोह पता है ये जो यानी कि देशद्रोह होता है, वैसे उस तरह की जो राजद्रोह उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे धारा दे रखी है, 4 दे रखी है। तो यानी कि इसमें दे रखा है 124, 125, 124A, 130। तो आप इसमें से अपना आंसर सोच लीजिए और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1024A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में दंड संहिता की धारा 307 का क्या अर्थ है? हत्या के लिए दी जाती है धारा, कब लगती है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण के लिए दी जाती है, हत्या करने का प्रयत्न करने पर दी जाती है, या आत्महत्या करने का प्रयत्न पर दी जाती है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें सोच लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हत्या करने का प्रयत्न। यानी कि किसी की हत्या करने के लिए जब यानी कोई मारने की कोशिश करता है किसी व्यक्ति को, यानी और वो उसमें नाकाम हो जाता है, तो जिसने मारने की कोशिश की उस पर केस तो लगता है। तो उसमें केस कौन सी धारा लगती है? धारा लगती है 307। 307 के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान है? दहेज मृत्यु का मतलब है जैसे कि जब शादी समारोह जो होते हैं उसमें दहेज न मिलने के कारण जो दूसरे जो घर वाले होते हैं वो लड़के के घर वालों को या लड़की को मार देते हैं, उसके एक दूसरे कहते हैं कि दहेज मृत्यु। तो दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान है। तो जिन्होंने दहेज मांगा या दहेज के लिए दूसरे की मृत्यु कर दी, उनके लिए उन पर किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है? तो यहाँ पे धारा दे रखी है, धारा 304, धारा 307, धारा 304B या धारा 305। तो यहाँ पे जो आपने इसमें से आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा, धारा 304B। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बहुत मुश्किल लगती है वीडियो को बनाने में, बस एक लाइक कर देंगे तो फिर हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके एक भी इसमें से क्वेश्चन काम का मिले तो। ठीक है, मैं कोई और चीज़ नहीं कहता हूँ। और यहाँ पे साथ में क्वेश्चन कहता है कि आईपीसी आपको पता है, जैसे वो फिल्मों में देखा होगा आईपीसी धारा 307 के तहत इस तरीके से। तो यहाँ पे दे रखा है आईपीसी में धारा 379 का संबंध किससे है? जैसे उसमें दे रखा था कि जैसे आईपीसी की धारा 307 के तहत तुम्हें फांसी की सजा चलाई जाती है, तो इसमें 379 दे रखा। तो इसका संबंध यानी कि ये धारा कब लगाई जाती है? चोरी पे, चोरी के लिए दंड पे, या लूट पे, या डकैती पे। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने इनमें से आंसर अपने एक सोच लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 7 नंबर का यानी कि आईपीएस की जो आईपीसी की धारा 379 है उसका संबंध चोरी के लिए दंड, यानी जिस किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है तो उसे दंडित किया जाता है। तो उसमें कौन सी लगती है? चोरी के लिए 379। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, यहाँ फिर से लोड हो गया, हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्तिक और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा है? तो यहाँ पे 4 धाराएं दे रखी हैं हमारे लिए, धारा 1962, 64, 63A या 65। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से अपना एक राइट आंसर सोच लेना। तो मैं आपको इसमें से आप ये जो इसका राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 164 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, यानी कि थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? यानी मजिस्ट्रेट द्वारा जो जो स्वीकृति करते हैं उसका बयान दर्ज करने के लिए कौन सी इसमें धारा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो धारा लगती है इसमें हमारी लगती है ऑप्शन नंबर बी, जो धारा है 164। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने अगले वीडियो पर। अगला ये क्वेश्चन जो कहता है ये है, शिनाख्त पंडेरी सुसंगत है। तो यानी कि सुसंगत है यानी किस में सम्मिलित है ये बताना है, जानकारी देनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में, 10 में या 11 में। तो इसमें से आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, तो आप अभी भी सोच लीजिए। अरे, तो इसमें से आप अपना राइट आंसर सोच लेना कि आपको कौन सा लगता है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला। तो इसमें दे रखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये धारा 9, तो इसमें जो सुसंगत है वो धारा 9 में सुसंगत है।
तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन कहता है कि पहचान कार्रवाई है, पहचान करने की जो कार्रवाई है वो क्या कहलाती है? ये सर्वांत साक्ष्य, संपोषक साक्ष्य, श्रुति साक्ष्य या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपोषक साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखें तो एक लाइक तो कर ही देना और एक कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर इसमें आपका एक भी मतलब का सवाल निकले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का बेल जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, ये धारा का नाम दे रखा है, यानी ये धारा दे रखी है, धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति होती है। किस चीज़ की स्वीकृति होती है? केवल मौखिक, लिखित, लिखित और मौखिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें से अपना अपना जो आंसर है वो सोच लेना। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिखित, मौखिक या लिखित या मौखिक यानी दोनों की स्वीकृति की जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन है, अन्यत्र स्थिति अभिभावक को सिद्ध करने का भार है। इसमें से यानी कि सिद्ध करने का क्या है, यानी किस पर भार है, किसका आशय है इसका मतलब। तो इसमें देखा है कि अभियोजन पर, अभियुक्त पर या अन्वेषण जो एजेंसी है उस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसमें से अपना राइट आंसर सोच लिया, तो मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभियुक्त पर। यानी कि जो इसमें ये कह रखा है कि अन्यत्र स्थिति अभिभावक को सिद्ध करने का भार किस पे है, वो है अभियुक्त, अभियुक्त जो है अभियुक्त पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपना जो 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है साक्ष्य अधिनियम है। साक्ष्य अधिनियम क्या है? इसमें से मूल विधि है, प्रक्रिया संबंधी विधि है, केवल प्राकृतिक विधि है, या उपरोक्त सभी है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर सोच लेना। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया संबंधी विधि। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना और कमेंट करके रहना। और यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? गैर न्यायिक कार्यवाहियाँ, शपथ पत्र, न्यायिक कार्यवाहियाँ या माध्यमस्थ कार्यवाहियाँ। तो इनमें से किस पे साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? तो ए बी सी डी। तो आप इनमें से सोच लीजिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी या डी। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक कार्यवाहियाँ। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस दिन से प्रभावित हुआ, किस दिन से प्रभावी हुआ? यहाँ पे 15 मार्च 1872, 1 सितंबर 1872, 15 अगस्त 1872, 15 सितंबर 1872। तो यहाँ पे सन सबसे ये सबकी एक सी ये महीना और ये तारीख बदली हुई, तो इनमें से कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। इसका आप आंसर सोच लीजिए क्या हो सकता है, ए बी सी डी, इनमें से कोई एक आंसर सोचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1872। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप भी अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपके लिए एक कहें तो पर्सनली सलाह देना चाहूँगा, इस वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, यानी कि शुरू से एक बार, और यानी कि 2 बार आपको ये वीडियो देखनी होगी। अगर आप 2 बार ये वीडियो देख लेते तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक आंसर होता है वो पूरी तरह याद हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे तो आपको हो सकता है पहली बार में याद हो जाए, लेकिन रिवीजन के तौर पर आपको एक बार और देखनी चाहिए। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी इच्छा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, यानी किन पर लागू नहीं होता है? ये पहला है, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, ए बी दोनों पर, न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। तो यह ए बी सी डी, तो इनमें से आप सोच लीजिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों पर ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सबूत परिणाम होता है जांच का, साक्ष्य का, कथन का या अन्वेषण का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपने सोच लिए होंगे, यानी ए बी सी डी। तो मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है, यदि किसी मजिस्ट्रेट को परिवाद लिखित में किया जाता है जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह परिवार खारिज कर देगा। वह इस प्रभाव की प्रविष्टि सहित उचित न्यायालय में इसे प्रस्तुत करने के लिए लौटा देगा।
वह इस परिवाद का निर्णय करेगा, वह इस परिवादी को दंडित करेगा। तो इसमें से आप सोच लीजिए ए, बी, सी या डी। तो मैं आपके लिए इसको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वह इस परिवाद को व्यवस्थित सहित उच्च न्यायालय में इसे प्रस्तुत करने के लिए लौटा देगा, यानी कहीं और उसे प्रस्तुत करो इसके लिए लौटा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए 21 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आ गया, बाकी इसकी जो वीडियो है यानी टोटल 45 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी हैशटैग पार्ट 2 है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पे जाकर वॉच कर लेना और इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना। तो यहाँ पे यह है, यदि पति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है या रखेल रखता है तो, यानी रखेल यानी संबंध रखता है तो उसके साथ निवास करने के लिए उसकी पत्नी द्वारा किया गया इनकार न्यायपूर्ण होगा। यानी उसके साथ निवास करने के लिए, यानी उस पति के साथ निवास करने के लिए उसकी पत्नी मना करती है कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, तो ये इनकार करना न्यायपूर्ण होगा, ये न्याय होगा उसका। या फिर उसके साथ निवास करने के लिए उसकी पत्नी हेतु न्यायपूर्ण आधार नहीं होगा, यानी इसे कोई आधार, यानी उसे न्याय नहीं मिलेगा। किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने लेने के लिए उसकी पत्नी हेतु न्यायपूर्ण अधिक आधार है, यानी कि वो किसी से अन्य से विवाह कर ले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपने सोच लिया होगा, तो इसमें से जो है ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी उसके साथ निवास करने के लिए पत्नी द्वारा किया गया इनकार न्यायपूर्ण होगा। यानी कि जो इसका जो राइट आंसर है, यानी क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, कि उसकी पत्नी को इनकार कर देना चाहिए, उसके साथ रहने से यही न्यायपूर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आत्महत्या की धमकी देकर सहमति प्राप्त कर इस सहमति को, यानी कोई अगर कहता है आत्महत्या की धमकी देकर सहमति, यानी कि आत्महत्या की धमकी देता है कि वो मर जाएगा और सहमति प्राप्त कर, यानी अपना कोई काम बनाने के लिए उसने सहमति प्राप्त करने के लिए किसी को आत्महत्या की धमकी दी, तो ये इस सहमति को क्या कहेंगे, उत्पीड़न से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्पीड़न से प्राप्त सहमति या अनुचित दबाव से प्राप्त सहमति, कपट से प्राप्त सहमति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर सोच लेना ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पीड़न से प्राप्त सहमति, यानी कि उसे जबरदस्ती एक तरीके दबाव डाल के सहमति प्राप्त करना। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच करें तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना जो आपको अच्छा लगा कमेंट। और नेक्स्ट पार्ट है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसका लिंक उस वीडियो को वहाँ पे जाकर वॉच कर लेना। तो यहाँ पे जो आता है इसमें कहता है नाबालिग का करार प्रारंभ से ही शून्य होता है, ये संबंधित वाद है, यानी ये किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कार्डिल बनाम कार्बोलिक स्मोक कंपनी से, या फिर बी है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष से, या फिर नेस बनाम इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ए, बी, सी, डी। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष से। तो इसके जो नीचे के क्वेश्चन है देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ये मैंने 45 क्वेश्चन पूरे टाइप कर रखे हैं, तो इन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर से वॉच कर लेना। ठीक है, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर कर देना, एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।